नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहर झारखंड की शुरुआत तो बड़ी खबर से करते हैं। यूक्रेन से दिल्ली पहुंची फ्लाइट में झारखंड के सभी 4 से 5 छात्र छात्राएं शामिल हैं। युद्धग्रस्त यूक्रेन से सभी की भारत सरकार ने सुरक्षित वापसी कराई है। अपने देश लौटने के बाद सभी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। दिल्ली पहुंची फ्लाइट में बोकारो की साक्षी सिंह भी शामिल रही, जिन्होंने यूक्रेन से दिल्ली आने का अनुभव साझा किया। साथ ही बताया कि आखिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्यों कहा जाता है। साक्षी सिंह से बात की दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद ने। इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूं। यूक्रेन से तमाम जो छात्र आ रहे हैं उनसे विशेष तौर पे बात करते हैं। इस वक्त में साक्षी हमारे साथ में है, जो झारखंड की रहने वाली हैं। साक्षी, मैं जानना चाहता हूं, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, अपने वतन में आने के बाद जो फीलिंग एक्सप्रेशन है उसको आप कैसे बयां करेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब अब कैसे भी कहिए, अपना देश अपना होता है। हमें यहाँ उतरने के बाद इतना अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन अभी थोड़ी ख़राब है, तो हम लोग बहुत टेंस थे कि हम लोग यहाँ सही से पहुँचेंगे कि नहीं। और हमारे अभी बहुत सारे फ्रेंड अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो अभी उनका भी है कि वो कैसे निकलेंगे। जब आप वहाँ पे बस पे सवार हुई थी जाने के लिए, जब वहाँ पे आपको वहाँ पे कहा जा रहा था अपने साथ में इंडियन फ्लैग्स को रखना है, इंडियन आपने आपको बताई आइडेंटिटी, तो आपको ऐसा फील हुआ उस वक्त सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या और गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है ना, हमें इतने सेफली और इतने कंफर्टेबली तरीके से बाहर निकाला है। और मतलब हमें हल्की सी भी दिक्कत नहीं हुई है। और सारा फ्लाइट का खर्चा, बच्चे ने जितने सामान लेके आए थे सबको लाने दिया है, और मतलब बहुत कंफर्टेबल था सब। साक्षी के चाचा और चाची भी आए हैं। चाची से भी बात करेंगे। इनके चेहरे की मुस्कान जो है वो बन रही है, क्योंकि घर का सदस्य सुरक्षित पहुंचा है। और जिस तरह से यूक्रेन में हालात रहे, जिस तरह से हालात रहे, आप पूरा परिवार डर और खौफ के साए में थे, लेकिन अब बच्चे को आप देख रहे हैं अपने साथ में, आपकी प्रतिक्रिया? तो जब बच्चे को यहाँ देखे तो हमारी जो मुस्कुराहट है वो मतलब कि आज समझ में आया कि हमारे झंडा का कितना कीमत है। ठीक है, हमारा जो फ्लैग है, क्योंकि हम इंडिया में रहते नहीं होता, जो घर में यहाँ पे है तो नहीं पता चलता, लेकिन जब वो बच्चे जब वहाँ से फ्लैग लेके आ रहे थे ना, तो उस फ्लैग को देख के जो अंदर से जो फीलिंग है उसको हम फील को नहीं बता सकते कैसा फील हो रहा था। उस झंडे का कीमत अब समझ में आ रहा है कि एक इंडिया, जब हम वहाँ से, जब बच्चे वहाँ से आए तो हमारा इंडिया का फ्लैग बस के ऊपर लगा के और बच्चों को वहाँ से निकाला गया, एक अपने झंडे के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी से बात करना भी इसलिए इम्पोर्टेंट है, घर में अपने परिवार के साथ। अब होता क्या है कि नाइट में हम लोग जगह हुए रहते थे कि 4 घंटा 4-4.5 घंटा यूक्रेन का जो टाइमिंग है ना पीछे चलता है। हाँ। अब हम लोग 12:30-1 बजे तक वेट करते थे कि अब बात करेंगे, उससे पहले बात नहीं हो पाती थी। और जब भी होगी तो आपको व्हाट्सएप कॉलिंग ही बात होगा। नॉर्मल कॉल तो वहाँ कोई प्रॉब्लम ही था कि नॉर्मल कॉल नहीं हो पाएगा। बट ये था कि बेटी से बात करने पर ये लगता था कि नहीं चाचू मैं ठीक हूँ, ठीक है, हम लोग 2-3 तारीख को आएंगे। बट गवर्नमेंट ने इतना अच्छा व्यवस्था किया कि सारे बच्चों को एक एक करके ला रहे हैं। पूरे ऑपरेशन को, मिशन गंगा जो है जिसका नाम दिया गया, उसको अंजाम देते हुए वहां पे फंसे हुए तमाम छात्रों को, लोगों को यूक्रेन से निकाल करके भारत लाया जा रहा है। और इन बच्चों के चेहरे पर देख करके वाकई में समझा जा सकता है, जो ये कहना चाहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, दिल्ली एयरपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। हेमंत सोरेन ने यूक्रेन में फंसे झारखंड के छात्रों को वापस लाने के लिए मदद मांगी है। हेमंत सोरेन ने अमित शाह से झारखंड में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की अपील की है। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड में बजट सत्र के हंगामेदार होने की उम्मीद है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी में जुटी है। इससे लेकर बीजेपी विधायक दल और सांसदों की बैठक शुरू हुई। बैठक में मुख्य रूप से राज्य की गिरती कानून व्यवस्था, भाषा विवाद, नियोजन नीति, स्थानीय नीति सहित तमाम बिंदु पर चर्चा हो रही है। बैठक में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद संजय सेठ समेत बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद हैं। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में सभी विधायक और सांसद राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में खनिज संपदा की लूट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में रोक लगाए जाने के बजाय पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। वे बोकारो में गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे के आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ मौजूद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरकार से भाषा नीति बनाने की अपील की, साथ ही भाषाई विवाद उत्पन्न कर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश का भी आरोप लगाया। सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी हुई है और ये लोग इन लोगों के संरक्षण में कोयला की, लोहा की, बालू की, पत्थर की पूरी राज्य में चोरी हो रही है। और चोरी तो मैं नहीं कहूंगा कि तो अपमान हो गया, चोरी तो लोग बोलते हैं छुप करके लोग करते हैं, ये तो लूट हो रही है खुलेआम, हर कोई कुछ नहीं। पुलिस क्या कहते हैं, मूक दर्शक नहीं बल्कि पुलिस उसको पार करा रही है। और ये पूरे मामले को अगर भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाषा नीति बनाने का काम राज्य की सरकार को है। इसलिए भाषा नीति राज्य की सरकार अविलंब बनाए। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने राज्य में चल रहे भाषा विवाद पर कांग्रेस का स्टैंड साफ किया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई नहीं हटानी चाहिए। उन्होंने सीएम से हिंदी भाषा को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए आयोग में जगह देने की भी मांग की है। हमारा स्टैंड सिंपल है, हिंदी को शामिल कीजिए, क्योंकि भोजपुरी में या मैथिली में, अंगिका में लिपि हमारी हिंदी है। हर चीज़ का लिपि, मगी का हिंदी लिपि है, खोरता का लिपि हिंदी है, अंगिका का लिपि हिंदी है। और हमारे बच्चे ज़्यादा हिंदी में पढ़ रहे हैं, संताली बच्चे भी हिंदी में ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तृतीय और चतुर्वर्तीय वरीय वर्ग के लिए जिला और क्षेत्र में जो क्षेत्रीय भाषा का जो सूची बनी है उसमें हिंदी को शामिल करना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। जामताड़ा से बड़ी खबर आ रही है। वीरगांव नाव हादसे में 2 बच्चों के शव बरामद हुए हैं। शव मिलते ही घाट पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी है। नाव हादसे में अब तक 6 शव बरामद हो चुके हैं। शव की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। गिरिडीह के बगोदर में नर्सिंग होम में इलाज के दौरान नाबालिग लड़की की मौत हो गई। लड़की की मौत के बाद डॉक्टर और अस्पताल कर्मी फरार हो गए। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया और डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की। बगोदर थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। वहाँ आगे रूम में सुलाइए, डॉक्टर बोला नहीं इसमें सुलाइए, आगे रूम में, फिर आगे रूम में बैठी आई, फिर सुलाइए। तब बेटी चिल्लाने लगी, ये मम्मी देखी ना था, ये मम्मी देखी ना था, बोलता कोई लगाई दी हो कि सुईवा, कल की कर बेटी लगाई दी, बस की सुईवा दिया यार, और बेटिया चुपचाप हो गया। मम्मी देखो मम्मी देखो मम्मी लगा दे रही है, देखो मम्मी उतने बोलते बोलते मेरे बेटे चुपचाप हो गया। दवा सुवा दिया उसके बाद। जो पेट में दर्द हल्का था, सिर में भी दर्द बता रहे थे, दर्द है लगभग 1 महीना से दर्द बता रहे थे। उल्टी हुआ था, शाम में दूध रोटी खाई थी, उसके बाद यहाँ लाया गया था। तो उसी स्थिति से जब देखा गया तो इनका बीपी डाउन था, 80/40 था, पल्स भी डाउन था और ऑक्सीजन भी कम था। कोडरमा में मेला घूमने गई 9वीं की छात्रा और उसकी बुआ से सामूहिक दुष्कर्म करने और निर्वस्त्र कर मोबाइल से वीडियो भी बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा के मुताबिक 22 फरवरी को वो मेला देखकर घर लौट रही थी। साथ में उसके गांव के रिश्ते की बुआ और रिश्ते के 2 भाई भी थे। रास्ते में 8 से 10 लड़के आए और दोनों भाइयों को मारपीट कर वहां से भगा दिया। इसके बाद युवक छात्रा और उसकी बुआ को पकड़कर जंगल में ले गए। वहां युवकों ने लड़की का मोबाइल छीन लिया और निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बनाया। उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने 4 आरोपियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। घटना के इस समय पीड़िता के साथ मौजूद उसकी बुआ ने भी पुलिस को आवेदन देकर यौन शोषण किए जाने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है।
गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र के ईसीएल कोयला खदान में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी दिख रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जब ललमटिया पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग आक्रोशित दिखे। वहीं ईसीएल कंपनी के अधिकारी पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बचते दिखे। लोगों के आक्रोश को देखते हुए बातचीत के बाद 50,000 के मुआवजे पर सहमति बनी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ईसीएल वालों से ये लोग को मुआवजा के रूप में 50,000 ईसीएल प्रबंधन द्वारा दिया जाएगा इनके दाह संस्कार के लिए। अच्छा, कैसे हुआ था सर दुर्घटना? दुर्घटना हुआ था कि ये महिला जो है बेला देवी, तो वृद्ध महिला है, उम्र 65 वर्ष है और ये शौच करने के लिए ऊपर आई होंगी, जैसे भी हों ऊपर से गिर के इनकी मृत्यु हुई है। बोकारो के जैना मोड़ में सावित्री देवी और योगेंद्र नायक ने अपने बेटे रवि प्रकाश की हत्या को आत्महत्या में बदलने की कोशिश का प्रशासन पर आरोप लगाया है। रवि जैना मोड़ रेफरल अस्पताल में नाइट गार्ड का काम करता था। उसकी मौत के 3 महीने 23 दिन बीत चुके हैं। माता पिता के मुताबिक इस घटना के साजिशकर्ता और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। घटना के बाद कसमार थाने ने मामला दर्ज करने में आनाकानी की थी, जिसके बाद ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। अब आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देने के साथ ही मामला खत्म करने का दबाव भी बना रहे हैं। रच के इसको मार डाला गया और इसको आत्महत्या का रूप दे दिया गया। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें क्लियर है कि इसको गला दबा के लटका दिया गया, जो कि मैं आईजी, डीआईजी, एसपी सब जगह आवेदन दे चुका, नहीं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 4 महीना दिन बीत गया। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। देवघर को परंपराओं के शहर भी कहा जाता है। देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के सभी 22 मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल मौजूद है, जिसे शिवरात्रि से पूर्व पंचमी से सभी मंदिरों से उतारा जाता है और फिर विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद शिवरात्रि के एक दिन पहले उसे फिर से स्थापित किया जाता है। माता पार्वती और महादेव के गठबंधन को भी आज के दिन ही खोला जाता है और दूसरे दिन सबसे पहले सरदार पंडा इसका गठबंधन करते हैं, जिसके बाद आम श्रद्धालु माता पार्वती और महादेव का गठबंधन कर सकते हैं। देवघर को परंपराओं का भी शहर कहा जाता है। देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ऐसी कई पौराणिक परंपरा है जो आज भी उसी ढंग से निर्वहन की जाती है। उसी परंपरा में एक है कि शिवरात्रि के 2 दिन पूर्व जो है एकादशी को बाबा का पंचशूल जो है, आप सीधे देख सकते हैं यहाँ से तस्वीरें, कि पंचशूल बाबा का उतारा जाएगा। आज दोपहर बाद इस पंचशूल को उतारा जाएगा। माता पार्वती के भी मंदिर के शीर्ष पर जो पंचशूल है उसे उतारा जाएगा। 22 मंदिर का जो है शिवरात्रि के पहले पंचमी से ये पंचशूल उतरने का कार्य जो है शुरू हो जाता है और शिवरात्रि के एक दिन पूर्व सभी पंचशूल का साल भर में एक बार विधिवत पूजा अर्चना करके फिर से पंचशूल को स्थापित कर दिया जाता है। इसके साथ साथ आप जो गठबंधन देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पे अपनी मनोकामना मांगने के बाद गठबंधन चढ़ाते हैं, इसे भी जो है कि आज खोला जाएगा और कल जो है इसे पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। पहला जो है सरदार पंडा के द्वारा इसे लगाया जाता है और फिर श्रद्धालु लगाता है। यहाँ पे पंडा बाबा है, इनसे हम जानते हैं कि बाबा ये कब से परंपरा चली आ रही है और क्या परंपरा है? पूर्व से ही चली आ रही है परंपरा। ये क्या पंचशूल उतारने का क्या नियम है? मतलब ये महाशिवरात्रि में सफैया अभियान है, पूर्व से ही परंपरा है। पंचशूल उतरता है, सफैया होके फिर पंचशूल लगता है। क्या ये कभी फिर उतरता है या सिर्फ एक बार? बस साल में एक बार, शिवरात्रि से एक दिन पहले। अपना नाम बताइए। विजय खबाड़े। तो सिर्फ साल में एक बार ही ये पंचशूल उतरता है और एक बार भी ये गठबंधन जो है खुलता है। मनीष, न्यूज़ 18, देवघर। कोरोना महामारी का असर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी अस्पतालों पर भी पड़ा है। हालात ये हैं कि अभी इन अस्पतालों में डॉक्टर तैनात तो हैं ही नहीं। ऐसे में यहां आने वाले मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ रहा है। दरअसल अस्पताल में तैनात डॉक्टरों की ड्यूटी एलोपैथी डॉक्टर्स के साथ फील्ड में सर्वे और सैंपलिंग में लगी है। ऐसे में वे अस्पताल नहीं आ रहे हैं। वहीं खेलगांव में बने कोविड-19 सेंटर में आयुष डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुष विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी राज्य की सीमा और चेकपोस्ट पर भी लगा दी गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवा पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जहाँ तक हम लोग की उपयोगिता की बात है, वहाँ करीब
विगत 8 तारीख से 8 फरवरी से एक भी कोई मरीज नहीं है। इसके लिए हम लोग को यहाँ पर वो काम नहीं है, लेकिन ड्यूटी वही है तो मुझे करना पड़ रहा है। और हमारे बार बार मरीज लोग फ़ोन करते हैं कि इस हॉस्पिटल में आइए, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, इससे हम लोग को दिक्कत हो रही है। आयुष के चिकित्सकों को खेल गांव में जो है ड्यूटी पर लगा दिया गया है। एक हैं अशोक पासवान जी, दूसरे हैं नरेंद्र तिवारी जी, तीसरे डॉक्टर साकेत कुमार जी हैं। हमारे यहाँ मरीज रोज़ आ रहे हैं और डॉक्टर के अभाव में जो है लौट जा रहे हैं। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाए गए अधिराज चौधरी के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के सफर में हम मिले एक बहुत ही होनहार सितार वादक से, जो कि जयपुर सैन्य घराना के चिराग हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें बायजूस यंग जीनियस में आकर कैसा लगा। अधिराज चौधरी, नमस्ते। अधिराज, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। अधिराज, मुझे एक बात बताइए, आपसे बात कर मुझे हमेशा अच्छा लगता है। आपको बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के सेट पर आकर कैसा लगा? जी बायजूस यंग जीनियस 2 के स्टूडियो में आके मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैं क्योंकि मैं पहली बार किसी शो में आया हूँ, तो मैं बहुत नर्वस भी था स्टार्टिंग में, पर मुझे बहुत कहीं ना कहीं प्राउड भी फील हो रहा था। अच्छा, एक सबसे मेमोरेबल लम्हा आप मुझे बताइए। जब आप बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में आए तो आपके लिए कोई एक मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा? सबसे मेमोरेबल चीज इस सब में कि जब मैं उनसे मिला, रवि शास्त्री जी से, और आपसे मिला मैं, जब मैंने आपसे बात की और जब वो 600 नोट वाली बात आई, तब वो वाला मोमेंट सबसे मेमोरेबल था मेरे लिए। वाह वाह, थैंक यू वेरी मच अधिराज। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।